सो हाय बच्चे लोग, मैं हूँ कौशल अहमद खान और आप मुझे देख रहे हो विटामिन बी पे, बी फॉर बायोलॉजी। तो यार देखो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा फिनिश कर लिया था और आज हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, ओएस्ट्रस साइकिल में। तो पहले सवाल की बात कर लेंगे कि इस बार नहीं, 2-3 साल पहले भी इससे एक सवाल आया था और फर्टिलाइजेशन के कई सारे सवाल हैं, लेकिन मेन सवाल जो आया था वो ये पूछा गया था कि एक फीमेल जो होती है वो अपने लाइफ स्पैन में कितने ओवम प्रोड्यूस करती है। तो ये लेक्चर चलता रहेगा और बीच में ही कहीं ना कहीं आपका सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से चलो शुरू करते हैं। आज हम लोगों को बात करना है किसके बारे में, ओएस्ट्रस साइकिल के बारे में। किसके बारे में बात करनी है, ओएस्ट्रस साइकिल के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था वैसे ही कुछ कुछ ये भी है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि उसमें पहला फेज कौन सा था। अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, इधर वाले लिख देते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पहला फेज था उसको आप लोगों ने क्या नाम दिया था, उसको आप लोगों ने नाम दिया था मेंस्ट्रुअल फेज। क्या नाम दिया था, मेंस्ट्रुअल फेज। उसमें जो दूसरा फेज था उसको नाम दिया गया था क्या, फॉलिकुलर फेज। क्या नाम दिया गया था, फॉलिकुलर फेज। तीसरा नाम जो दिया था वो दिया था क्या, ओव्यूलेटरी फेज। क्या दिया था, ओव्यूलेटरी फेज। और जो चौथा नाम दिया गया था वो दिया गया था क्या, ल्यूटियल फेज। क्या दिया गया था, ल्यूटियल फेज। ठीक है, यहां पर भी कुछ उसी से रिलेट करते हुए नाम है, तो चलो हम लोग देखते हैं। लेकिन इसमें फर्क क्या आने वाला है, फर्क बस इतना आने वाला है कि जो ओएस्ट्रस साइकिल होगा उसमें मेंस्ट्रुअल फेज यहां पर आ जाएगा। मतलब ल्यूटियल फेज के बाद अगर हम मेंस्ट्रुअल फेज को रख दें तो हमारा ओएस्ट्रस साइकिल बन जाता है। लेकिन टर्मिनोलॉजी यहां पर अलग है, क्योंकि हम लोगों को पता था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो कहां पर हो रहा था, वो प्राइमेट्स में हो रहा था। कहां पर हो रहा था, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, उसके अलावा चिंपैंजी हैं, एप्स हैं, उनमें देखने को मिल रहा था। लेकिन जितने अदर मैमल्स हैं, नॉन प्राइमेट, जैसे कि डॉग हो गया, ठीक है, गोट हो गई, ठीक है, डोंकी है, हॉर्स है, ये सब जितने भी नॉन प्राइमेट्स हैं, नॉन प्राइमेट्स मैमल्स हैं, इनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है उसको एक अलग नाम देते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं ओएस्ट्रस साइकिल। तो जरा देखो, ओएस्ट्रस साइकिल का एक और नाम होता है, क्या होता है, ओएस्ट्रस साइकिल का एक और नाम होता है, इसी को कहते हैं क्या, हीट पीरियड। क्या कहते हैं, हीट पीरियड। तो अभी हीट पीरियड क्यों बोला गया, इसी को जरा अभी हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि इसका पहला फेज कौन सा होता है। क्या होता है, पहला फेज कौन सा होता है। तो इसका पहला फेज बनाए, तो इसका जो पहला फेज होगा ये इसके फॉलिकुलर फेज से मिलता जुलता होगा। तो जरा देखते हैं इसके फॉलिकुलर फेज को नाम क्या दिया गया, उसको जो नाम दिया गया वो दिया गया है प्रो ओएस्ट्रस फेज। क्या नाम दिया गया है, प्रो ओएस्ट्रस फेज। ठीक है, या प्री ओएस्ट्रस फेज भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि ये ओएस्ट्रस फेज से पहले हो रहा होगा, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, प्रो ओएस्ट्रस फेज। तो हमने कहा कि प्रो ओएस्ट्रस फेज इज सिमिलर टू द फॉलिकुलर फेज, क्योंकि फॉलिकुलर फेज जो हो रहा था वो कहाँ देखने को मिल रहा है, ये भैया प्राइमेट में देखने को मिल रहा है। लेकिन जो ओएस्ट्रस साइकिल है वो कहाँ देखने को मिल रहा था, ये भैया नॉन प्राइमेट में देखने को मिल रहा है। कहाँ, नॉन प्राइमेट में। तो जाहिर सी बात है कि जैसे फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स डेवलप हो रही थी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट था वो कब हुआ था, किसके इन्फ्लुएंस में हुआ था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में हुआ था। तो एज इट इज प्रो ओएस्ट्रस फेज में भी क्या होगा, फॉलिकल्स डेवलप करेंगी। क्या डेवलप करेंगी, फॉलिकल्स डेवलप करेंगी। क्लियर बात। तो फॉलिकल्स जो डेवलप करेंगी वो किसके इन्फ्लुएंस में डेवलप करेंगी, वो डेवलप करेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंडर में। और आप सभी को पता है कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था ये किसका हार्मोन था, ये ओवरी का हार्मोन था या पिट्यूटरी का हार्मोन था। तो अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो ये बात आपको पता होगी। क्लियर बात। तो ये प्रो ओएस्ट्रस फेज जो था उसमें क्या होता है, उसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है और फॉलिकल्स मैच्योर होंगी किसके इन्फ्लुएंस में, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, अगला जो फेज होगा उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे ओएस्ट्रस फेज। क्या बोलेंगे, ओएस्ट्रस फेज। जैसे कि ये ओएस्ट्रस फेज की बात करें जो कि हमारा सेकंड फेज है, इसमें जो ओएस्ट्रस साइकिल है उसमें ये हमारा सेकंड फेज है। तो ये जो सेकंड फेज होगा ये एज इट इज ओव्यूलेटरी फेज के तरह ही होगा। यहां बस नाम दे दिया गया क्या, ओव्यूलेटरी फेज, और यहां क्या नाम दे दिया गया उसको, ओएस्ट्रस फेज। जैसे यहां पर ओव्यूलेटरी फेज में ओवम आ रहा था, क्या आ रहा था, ओवम मतलब एग आ रहा था, और किसके इन्फ्लुएंस में आ रहा था, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में आ रहा था। तो एज इट इज ओएस्ट्रस फेज में भी क्या आएगा, एग फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
एग फॉर्मेशन, मतलब ओवरी से एग बाहर आएगा, ओव्यूलेशन होगा किसके इन्फ्लुएंस में, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। तो अगर आपने पिछला लेक्चर पढ़ा होगा तो आपको ये भी बात क्लियर होगी कि जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है ये ओवरी का हार्मोन है या पिट्यूटरी का हार्मोन है। क्लियर बात। चलो तो देखो ओएस्ट्रस फेज में कोई बात नहीं हुई, बस ओव्यूलेशन हुआ है, ओवम का आना कहाँ से, ओवरी से, किसके इन्फ्लुएंस में, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। उसी को उधर क्या बोल दिया गया था, ओव्यूलेटरी फेज, इधर क्या बोल दिया गया, ओएस्ट्रस फेज। सिंपल सी बात है। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे फेज पे। जो तीसरा फेज होगा वो कहलाएगा मेटाओएस्ट्रस फेज। क्या कहलाएगा, मेटाओएस्ट्रस फेज। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें मेटाओएस्ट्रस फेज की, तो मेटाओएस्ट्रस फेज जो होगा वो बिल्कुल किसकी तरह होगा, ल्यूटियल फेज की तरह होगा। किसकी तरह होगा, ल्यूटियल फेज की तरह। आप सभी को पता होगा कि जो ल्यूटियल फेज होता है, जो ये ल्यूटियल फेज होता है, इसमें क्या बनता था, इसमें बनता था कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनता था, कॉर्पस ल्यूटियम। एस्ट्रोजन मौजूद होगा, उसी की मौजूदगी में ये काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब कॉर्पस ल्यूटियम आता था, जब कॉर्पस ल्यूटियम आता है, और आप सभी को पता था कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। क्या है, एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन स्ट्रक्चर करके इसका सवाल नहीं पूछा गया, ये पूछा गया है कलर को भी देकर कि इसका कलर कैसा होता है। तो इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर येलो हो जाता है। तो कहते हैं कि एक येलो कलर का एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है, और जो येलो कलर आता है वो कहाँ से आता है, वो इस पे ल्यूटिन पिगमेंट की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है, ल्यूटिन पिगमेंट की वजह से। तो जब ल्यूटिन पिगमेंट डिपॉजिट होता है कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर तो ये इसको येलो बना देता है। और ये एंडोक्राइन कैसे है, तो एंडोक्राइन कुछ इस वजह से है क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करता है। क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है। और कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो उसी का नाम है क्या, उसी का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम है, प्रोजेस्टेरॉन। तो फिर सवाल पूछा गया कि ये बताइए कि जो प्रोजेस्टेरॉन है ये ओवरी का हार्मोन है या पिट्यूटरी का हार्मोन। तो आप देख के बता पा रहे हो कि भैया कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ होगा, ओवरी के अंदर होगा। तो अगर ओवरी के अंदर है तो प्रोजेस्टेरॉन भी किसका हार्मोन है, ओवरी का ही तो हार्मोन है। तो क्लियर बात। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है ये क्या है, ये ओवेरियन हार्मोन है। क्या है, ओवेरियन हार्मोन। क्लियर बात। तो अब जो ये मेटाओएस्ट्रस फेज होने वाला है ये किसकी मौजूदगी में होगा, ये होगा प्रोजेस्टेरॉन के मौजूदगी में। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन कैसे आया, क्योंकि पता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, मतलब इस मेटाओएस्ट्रस फेज में कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा जो कि येलो कलर का एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, वो हार्मोन सेक्रेट करेगा। और कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करेगा। एक बात याद रखना कि जब प्रोजेस्टेरॉन आता था, इससे पहले के लेक्चर में भी हमने ये बात करी थी कि जब प्रोजेस्टेरॉन आएगा तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को इंक्रीज करेगा। इट इंक्रीज द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की इनर वॉल होती है उसकी थिकनेस को बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इसी प्रोजेस्टेरॉन की होती है। तो जब प्रोजेस्टेरॉन आएगा तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाएगा और साथ साथ में जो एंडोमेट्रियम डैमेज हुई है उसको रिपेयर भी करेगा। तो रिपेयर करने का जिम्मा भी किसको दिया गया था, इसी प्रोजेस्टेरॉन को दिया गया था। तो ठीक है भैया, हमने क्या कर लिया, हमने मेटाओएस्ट्रस फेज कर लिया। और मेटाओएस्ट्रस फेज में क्या मतलब किस तरह से मिल रहा था, वो मिल रहा था एकदम ल्यूटियल फेज की तरह। तो जाहिर सी बात है कि अगर ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो इस मेटाओएस्ट्रस फेज में भी क्या बनेगा, इस मेटाओएस्ट्रस फेज में भी कॉर्पस ल्यूटियम ही बनेगा। और वो क्या सेक्रेट कर देगा, वो भैया प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट कर देगा और ऐसी ऐसी बात हो जाएगी। और इससे पहले के लेक्चर में हमने एक बात आपको ये भी बताई थी कि जो कॉर्पस ल्यूटियम की जिंदगी होती है वो डिपेंड करती है प्रेगनेंसी पे। ठीक है, कि जो लाइफ स्पैन होता है किसका, कॉर्पस ल्यूटियम का, वो डिपेंड करता है किस पे, वो डिपेंड करता है प्रेगनेंसी पे। किस पे, प्रेगनेंसी पे। कैसे, ये बात हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लास्ट लेक्चर में पढ़ा रखी है। ठीक है, तो भैया उसकी बात हमको नहीं करनी, हमको तो बात करनी कि कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। तो अब मेटाओएस्ट्रस फेज जब कंप्लीट हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। ठीक है, और अब हमारा जो आखिरी फेज है उसको बोलेंगे क्या,
एनओएस्ट्रस फेज, क्या बोलेंगे, एनओएस्ट्रस फेज, ये हमारा चौथा फेज है। और हमने लेक्चर को शुरू करने से पहले ये बता दिया था कि इस ओएस्ट्रस साइकिल में और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में फ़र्क होगा। फ़र्क इतना होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पहला फेज़ होगा वो मेंस्ट्रुअल फेज़ होगा और ओएस्ट्रस साइकिल में जो पहला फेज़ होगा वो फॉलिकुलर फेज़ होगा। तो इसका मतलब मेंस्ट्रुअल फेज़ को अगर उठाकर लास्ट नंबर पे रख दिया जाए तो वो बिल्कुल किसकी तरह हो जाएगा, वो एनओएस्ट्रस फेज़ की तरह हो जाएगा। क्लियर बात। तो अब अगर मेंस्ट्रुअल फेज़ को आप यहाँ पे रख दो तो जो एनओएस्ट्रस फेज़ होगा वो किसकी तरह हो जाएगा, वो इसी मेंस्ट्रुअल फेज़ की तरह हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल फेज़ में क्या होता था, मेंस्ट्रुअल फेज़ में होता ये है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल कम होने की वजह से एंडोमेट्रियम डैमेज होना शुरू हो जाती है, कैपिलरीज का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, तो वेजाइनल ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाएगी। तो सेम केस यहाँ पर भी है कि जो मेटाओएस्ट्रस फेज होगा इसमें क्या होगा, इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। क्या होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। और वेजाइनल ब्लीडिंग जो हुई है वो किस वजह से हुई है, वो ड्यू टू डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल, प्रोजेस्टेरॉन लेवल के कम हो जाने की वजह से, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ख़त्म हो जाता है। जब कॉर्पस ल्यूटियम ख़त्म हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन क्या आएगा, नहीं आएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अपने आप नीचे हो जाएगा। तो जब नीचे आएगा तो वेजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि ओएस्ट्रस फेज अगर सब कुछ वैसा ही है तो हम इस को ओएस्ट्रस फेज के नाम से क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसकी एक सिंपल सी वजह है कि इसमें जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो कितने दिन का होता था, वो 3 से 5 दिन का होता था। कितने दिन का होता था, 3 से 5 दिन का। लेकिन यहाँ पर जो एनओएस्ट्रस फेज है ये कब से कब तक होता है, ये 1 day to मतलब एक दिन से, कुछ दिन से लगभग 1 year तक का हो जाता है। कितना, लगभग 1 साल का हो जाता है। लेकिन कभी भी आप लोगों ने किसी नॉन प्राइमेट में वेजाइनल ब्लीडिंग को नहीं देखा होगा। उसका भी एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि वेजाइनल ब्लीडिंग जो होती है ये बहुत ही स्लो रेट से होती है। कैसे होती है, बहुत ही स्लो होती है। तो स्लो होने से क्या होगा कि जो भी ब्लड, वेजाइनल ब्लीडिंग का मतलब जो भी ब्लड आया यूट्रस में, यूट्रस के एंडोमेट्रियम टूटी तो ब्लड आया, और ब्लड इतने स्लो रेट से होता है कि यूट्रस की जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसको फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेती, इसीलिए ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो आप कहोगे कि ये बताओ कि फिर उस एनिमल्स में हमको ये बात कैसे पता चलेगी कि उसमें ये साइकिल चल रहा है और उसको फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। तो एक बात पता चलेगी, वो जब होगा जब आप ओएस्ट्रस फेज पे आओगे। तो ओएस्ट्रस फेज में क्या होगा, एग का फॉर्मेशन होगा। जब एग का फॉर्मेशन होगा तो उस दौरान उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा होगा। और इसी दौरान उसमें हाईली सेक्सुअल अर्ज भी देखने को मिलेगी। इसीलिए जब टेम्परेचर बढ़ा है और हाईली सेक्सुअल अर्ज है, इसीलिए हमने इस ओएस्ट्रस साइकिल को क्या नाम दे दिया था, हीट पीरियड नाम दे दिया था। बहुत सारी लाइनें यहाँ पर बन गई हैं, लेकिन लाइनें ध्यान रखेंगे कि कौन सी लाइन कहाँ पर जा रही है, कहीं और मत मिला दिए जगह के। ठीक है, तो हमने जो ओएस्ट्रस फेज की बात करी, तो ओएस्ट्रस फेज में एग फॉर्मेशन हुआ, इसी दौरान टेम्परेचर बढ़ेगा और हाईली सेक्सुअल अर्ज भी होगी। इसीलिए हमने इसको नाम दिया था क्या, इसीलिए हमने इसको नाम दिया था हीट पीरियड। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि जो नाम जो दिए गए, नाम में बदलाव क्यों करा गया और हमने इस ओएस्ट्रस साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में क्यों नहीं पढ़ा। तो उसकी एक वजह थी, वो वजह मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। बाकी नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको रफ करें, फिर देखें आगे क्या बचा है। तो अभी आप लोगों ने इतनी बात जानी कि ओएस्ट्रस साइकिल में कौन कौन से फेज़ होते हैं। 4 फेज़ हम लोगों ने नॉर्मली डिस्कस कर लिया। ठीक है, और हमने ये भी बताया कि जो ये उसका जो ओएस्ट्रस साइकिल होता है उसका जो आखिरी वाला फेज़ होता था, मतलब जिसको हम लोगों ने एन ओएस्ट्रस फेज़ बोला, वो क्या होता है, वो फ्यू डेज से लेकर लगभग 1 ईयर तक का हो जाता है। कितना हो जाता है, फ्यू डेज से लेकर 1 ईयर तक का। कौन सा फेज़ हमने बताया था, उसका एन ओएस्ट्रस फेज़। कौन सा फेज़, एन ओएस्ट्रस फेज़, या इसी को इसका ब्लीडिंग फेज़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यही वाला इसका ब्लीडिंग फेज़ कहा जाता है। और हमने ये भी कहा कि ब्लीडिंग बहुत कम होती है, समझ में नहीं आता कि ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। वो इसलिए क्योंकि ब्लीडिंग का रेट जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है, और स्लो होने की वजह से जो भी एंडोमेट्रियम की वॉल टूटने में ब्लड बाहर आता है
वो वापस से क्या करती है, यूट्रस जो होती है वो वापस से एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ओएस्ट्रस साइकिल, कितने तरह के होते हैं जो ओएस्ट्रस साइकिल के जो टाइप होते हैं, अगर इसके हम टाइप करेंगे, ठीक है, टाइप ऑफ ओएस्ट्रस साइकिल, तो ये 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। क्लियर बात? तो अब अगर ये 2 तरह का होता है तो ये मतलब 2 तरह का है तो किस बेसिस पे है, किस बिहाफ पे है, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि कोई एनिमल्स है, एनिमल्स मतलब जो नॉन प्राइमेट है, क्योंकि हम लोग कहाँ पर बात कर रहे हैं, हम लोग भैया ये नॉन प्राइमेट की तो बात कर रहे हैं, प्राइमेट में तो ऐसी हम लोग कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो नॉन प्राइमेट में एक साल में कितने ओएस्ट्रस साइकिल आते हैं, उसी के बिहाफ पे ये हमने 2 तरह के बना दिए। ठीक है, तो ये भी हो सकता था कि एक साल में एक ही आए, तो उसको कहते हैं क्या, मोनो ओएस्ट्रस साइकिल। क्या कहेंगे? मोनो ओएस्ट्रस साइकिल। मोनो ओएस्ट्रस साइकिल का मतलब क्या है? एक साल में एक बार। ठीक है, वंस इन अ ईयर। ठीक है, वंस इन अ ईयर, एक साल में एक। ये आपको मोस्टली कहाँ देखने को मिले? अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये मोस्ट ऑफ जो होंगे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। क्या? वाइल्ड एनिमल्स, या सीधा सीधा बोल दो जो मैमल ना बोल के आप इसको एनिमल ना बोलकर अगर आप इसको मैमल बोलो तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो वाइल्ड मैमल्स जो होते हैं उनमें क्या देखने को मिलेगा? मोनो ओएस्ट्रस साइकिल, मतलब एक साल में भैया एक ही बार होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक साल में कई बार हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे पॉली ओएस्ट्रस साइकिल। क्या बोलेंगे? पॉली ओएस्ट्रस साइकिल। क्लियर बात? अब देखो ये पॉली ओएस्ट्रस साइकिल तो आप सीधा समझ गए, अगर आपने मोनो समझ लिया तो पॉली भी समझ जाओगे। ठीक है, मतलब फ्यू इन अ ईयर। ठीक है, एक साल में कई बार। ठीक है, मोर देन वन इन अ ईयर, एक साल में एक से ज्यादा। अगर आपसे पूछे कि ये कौन से मैमल में देखने को मिलता, तो सीधा सा एग्जांपल अब भैया बोल दो, जो माइस होते हैं, जो भैया रैट होते हैं, जो भैया रैबिट्स होते हैं, तो इनमें देखो कि ये हर 3-4 महीने में बच्चे दे देते हैं। रीजन यही है कि उनमें कौन सा ओएस्ट्रस साइकिल चल रहा है, मोनो या पॉली। तो देख के समझ जाओगे कि भैया उसमें पॉली ओएस्ट्रस साइकिल चल रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। कुछ बातें मेंस्ट्रुअल साइकिल की ही थी जो हमको यहाँ पर करनी है, ओवा से रिलेट करनी, जो कि सवाल हमने कहा था कि एक जो फीमेल होती है, एक ह्यूमन फीमेल जो होती है, वो अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल में कितने ओवा प्रोड्यूस करती है, तो उसकी बात हम लोग को करनी है। जरा देखो, अगर रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो वो कब से कब तक होता है एक फीमेल में। ठीक है, अगर हम लोग ह्यूमन फीमेल की बात कर लें तो एक ह्यूमन फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, तो वो हम लोग कहते हैं कि जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो, जब से शुरू हो जाएगा, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होगा जब ही इसका रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन भी खत्म हो जाएगा। मतलब मीनार्ड से लेकर मीनोपॉज तक। कहाँ तक? मीनोपॉज तक। मीनार्ड मतलब क्या था? स्टार्ट ऑफ, बिगिनिंग बोल दो, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेनोपॉज क्या है? एंड हो जाए, मतलब खत्म। देखो रुकना एक अलग बात है, ठीक है, परमानेंटली एंड हो जाए। क्या हो जाए? परमानेंटली एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, क्योंकि टेम्परेरीली भी कभी कभी बीच में हो जाता है। वो मैंने बताया था कि जब लैक्टेशन पीरियड चल रहा होता है, एक्टिव लैक्टेशन पीरियड चल रहा होता है, तो उस टाइम भी सस्पेंड हो जाता है कुछ समय के लिए, या पुअर हेल्थ हो उस समय भी हो जाता है, प्रेगनेंसी हो उस समय भी हो जाता है, मेंटल स्ट्रेस हो उस समय भी ये हो सकता है। लेकिन वो टेम्परेरी था, लेकिन ये परमानेंटली था। ठीक है, तो मीनार्च मतलब जो बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कब शुरू होती है? वो लगभग 12 से 15 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। और ख़त्म कब हो जाती है? ख़त्म लगभग 46 से या 45 से 50 ईयर आप बोल सकते हो, 45 से 50 ईयर में लगभग ये ख़त्म हो जाती है। तो जो रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन निकल कर आता है वो ऑल ओवर 35 ईयर निकल के आता है। राउंड ऑफ वैल्यू हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो वही 34, 32 भी आ जाएगा, लेकिन मेनली कितना होता है? 35 ईयर होता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि हर मंथ
हर 28 डेज में एक ओवम आएगा, हर 28 डेज में एक ओवम आएगा। इसका मतलब एक साल में कितने आ गए, 1 ईयर में जो ओवम प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, ओवम प्रोड्यूस इन 1 ईयर बाय अ ह्यूमन फीमेल, वो कितना होगा, वो लगभग 12 से 13, क्या होगा, 12 to 13 ओवा हर साल प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एक साल में लगभग 12 से 13, तो लगभग आपको 35 में कितना देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर एक ओवा मतलब एक मंथ में आ रहा है, एक ओवा अगर एक मंथ में आ रहा है तो लगभग एक साल में कितने आएंगे, 12 से 13 आएंगे। तो 12 से 13 अगर आए तो ज़रा इसको 35 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप इसको, क्योंकि 35 ईयर तक ही तो ओवा बनते रहेंगे, तो अगर एक साल में 12 से 13 है तो 35 साल में लगभग कितने आ जाएंगे, 35 साल में लगभग 450 ओवा प्रोड्यूस होते हैं। कितने, 450 ओवा। यही सवाल पूछा गया था कि एक फीमेल जो होती है वो अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में कितने ओवा प्रोड्यूस कर पाती है। और एक बात ये भी है कि जो ओवरी से ओवम आता है, जो ओवरी से ओवम, अगर हम यूट्रस यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना लें, इस तरह से छोटा सा डायग्राम, यहाँ पर एक ओवरी लगा दो, इधर भी एक ओवरी लगा दो, बाकी स्ट्रक्चर हम नहीं बना रहे बिकॉज आपको वो पता है, ठीक है। तो अगर एक ओवरी इस समय एक ओवम बना रही है, एक मंथ में अगर इसने बनाया तो सेकेंड मंथ में ये बनाएगी ओवा। ऐसी अल्टरनेटली, मतलब एक ओवा इससे आएगा, अगले महीने एक ओवा इससे आएगा, उसके बाद एक ओवा इससे आएगा, उसके बाद एक ओवा ऐसे आएगा। लेकिन कुछ केसेस में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दोनों ओवरी एक साथ ओवा बना देती हैं, तो उस दौरान ट्विंस वाली कंडीशंस आती है, मतलब डाइजाइगोटिक ट्विंस वाली कंडीशंस आती है, ठीक है। लेकिन अभी एक बात और बची रह गई, वो बात ये रह गई कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, क्या होता है, फॉलिकल, ये तो बात लगभग हमने क्लियर कर ली, लगभग हमारा ओएस्ट्रस साइकिल पूरा का पूरा खत्म, मेस्ट्रुअल साइकिल पूरा का पूरा खत्म, बिकॉज अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसकी, फर्टिलाइजेशन की। लेकिन एक बात हमारी ये बची रह गई कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है फीमेल्स में, ये तो मीनोपॉज के बाद भी आता रहेगा। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो फॉलिकल्स को मैच्योर करने के लिए जिम्मेदार होता है, वो मीनोपॉज के बाद भी आता रहेगा, ठीक है। जो FSH होगा ये अभी भी आता रहेगा। तो ये इतना आता है कि उस फीमेल के यूरिन में भी, इस फीमेल के यूरिन में भी मीनोपॉज के बाद, आफ्टर द मीनोपॉज, जो FSH होता है वो ब्लड में बना रहता है। यही वजह है कि अब उसका कोई काम तो है नहीं। अब जब ओवरी ने फॉलिकल्स ही खत्म हो चुकी हैं, एग सारे खत्म हो चुके हैं, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कोई काम ही नहीं है कि ओवा बनाए वहां पर। तो इसीलिए जब उसका काम नहीं होता है तो ब्लड में बढ़ा रहता है, तो ब्लड में बढ़ा रहता है तो वो यूरिन के साथ साथ पास होता रहता है। तो एक असर्शन रीजन का सवाल था, तो असर्शन रीजन के सवाल में यही बात पूछी गई थी कि जो FSH होता है वो मीनोपॉज के बाद आता रहता है इन द यूरिन ऑफ अ फीमेल, ठीक है। तो ये सवाल असर्शन में सही हो गया था और कुछ लोगों को ये बात पता ही नहीं थी, तो वहाँ पर वो असर्शन को गलत और रीज़न को सही लगाकर आ गए थे। तो आई होप आपको ये बातें यहाँ पर समझ में आई होंगी। जितना भी ऑल ओवर हम लोगों ने बात करी अपने टॉपिक के अंदर ही, मतलब मेस्ट्रुअल साइकिल और ओएस्ट्रस साइकिल, और दोनों को रिलेट करके मैंने आपको बताया यहाँ पर, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। और ओएस्ट्रस साइकिल को ओएस्ट्रस क्यों कहते हैं, हीट पीरियड क्यों कहते हैं, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों नहीं कहा जाता, ये भी मैंने डिफ्रेंशिएट करा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एग की, कि एग कितने तरह के होते हैं, और एक ह्यूमन के पास अंडा अगर होता है तो किस तरह का होता है, मुर्गी का अंडा आप खाते हो किस तरह का है, तो उसके क्लासिफिकेशन की बात हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन इसी को रिवाइज करते रहो, मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।